नमस्कार साथियों, मैं हूं देवी सिंह, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं क्षेत्रीय संगठनों का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, यूरोपीय संघ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो यूरोप के किस क्षेत्र में हुई और उसके पीछे क्या परिस्थितियां बनी। तो देखिए, जैसे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दुनिया में दो महाशक्तियां रह गई, यूएसए व यूएसएसआर, और उनके मध्य द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात से ही शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। और शीत युद्ध के अंतर्गत जो यूएसए है उसके द्वारा पश्चिमी यूरोप के जो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे, उन सभी देशों में मार्शल योजना शुरू की गई। इसी मार्शल योजना को यूरोप की विभाजक योजना कहते हैं, क्योंकि इसके कारण यूरोप का विभाजन दो ग्रुपों में हो गया था। एक, पूर्वी यूरोप के वो देश जो सोवियत संघ के नियंत्रण में थे, या हम कहें साम्यवादी व्यवस्था आधारित शासन प्रणाली को अपनाए हुए थे, तो उस क्षेत्र को पूर्वी यूरोप कहा गया। जबकि वो देश पश्चिमी दिशा में यूरोप के वो देश जिन्होंने उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई थी, तो वो पश्चिमी यूरोप के देश कहलाने लगे। तो इस प्रकार मार्शल योजना के कारण यूरोप का विभाजन हुआ। इसी समय जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उन्होंने अपने आप को संगठित करने के प्रयास किए, और उन्हीं प्रयासों से आगे चलकर यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यानी यूरोपीय संघ की स्थापना त्वरित रूप से, या हम कहें आज के वर्तमान स्थिति के जैसी नहीं थी, लेकिन पश्चिमी यूरोप के जो पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने वाले देश थे उनके द्वारा स्वयं को संगठित रखने के लिए प्रयास किए गए, और उन्हीं प्रयासों से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। आइए सबसे पहले जानते हैं यूरोपीय संघ के विकास का प्रथम चरण, यानी बहुत सारी संधियां, बहुत सारे समझौते हुए जिनसे यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ आगे चलकर। तो सबसे पहले संधि आती है पेरिस संधि। ये हुई थी 1951 में। देखिए, पेरिस संधि को 6 देशों ने अपनाया था, या हम कहें 6 देश इसमें सम्मिलित थे: फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग और पश्चिमी जर्मनी। इनके द्वारा यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय की स्थापना की गई थी, और यहीं से यूरोपीय संघ की स्थापना की नींव डलती है, या हम कहें यूरोपीय संघ का प्रारंभ होता है, निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इन 6 देशों को, जो कि पेरिस संधि का हिस्सा थे, उन सभी को यूरोपीय संघ का संस्थापक देश या फाउंडर कहा जाता है। इसके पश्चात 1957 में हुई रोम संधि। रोम संधि में 2 संधियां थी, और 2 संधियों के द्वारा 2 अलग अलग समुदायों की स्थापना की गई। पहला था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और दूसरा था यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, या हम कहें परमाणु ऊर्जा समुदाय। तो इस प्रकार पेरिस संधि से एक समुदाय की स्थापना और रोम संधि से 2 समुदायों की स्थापना हुई, यानी 3 समुदाय 1957 तक, या हम कहें रोम संधि और पेरिस संधि के कारण यूरोप में उनका उद्भव हुआ। इसके पश्चात 1965 में एक संधि हुई जिसे ब्रुसेल्स संधि या फिर विलय संधि के नाम से जाना जाता है। विलय संधि इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा पूर्व में जो 3 आयोग गठित किए गए थे, पहला यूरोपीय कोयला और इस्पात आयोग, दूसरा यूरोपीय आर्थिक आयोग, और तीसरा यूरोपीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इन तीनों का विलय कर दिया गया, और तीनों का विलय करके इन्हें संयुक्त रूप से नाम दिया गया यूरोपीय समुदाय। ये ब्रुसेल्स संधि 1 जुलाई 1967 को प्रभावी हुई। इसके पश्चात 1985 में एक समझौता हुआ जिसे शेंजेन समझौते के नाम से जाना जाता है, और इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य था कि यूरोपीय जो देश हैं आपस में यूरोपीय समुदाय बनाकर रह रहे हैं, यानी यूरोपीय समुदाय के देशों के मध्य नागरिकों को आने जाने की सुविधा मिले, और इसके लिए वीज़ा है उसको समाप्त कर दिया जाए, अर्थात बिना वीज़ा एक देश से दूसरे देश में आवागमन की सुविधा मिल जाए। और इसी के तहत आवागमन की सुविधा दी गई यूरोपीय समुदाय के नागरिकों को। लेकिन इस सुविधा का प्रारंभ धीरे धीरे हुआ, और इसको संपूर्ण यूरोपीय समुदाय, जो बाद में आगे चलकर यूरोपीय संघ बन गया था, उसके लिए 1995 में
इसे लागू किया गया, यानी मूर्त रूप इसको 1995 में मिला, लेकिन इसके प्रयास शेंजेन समझौते में हुए जो कि 1985 में हुआ। इसके पश्चात 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया, सिंगल यूरोपियन एक्ट, और इसके तहत संपूर्ण यूरोप को या फिर यूरोपीय समुदाय को एकल यूरोपीय बाजार के रूप में स्थापित करना था। इसके पश्चात यूरोपीय संघ की स्थापना वाली संधि, जिसको मोस्ट्रिच संधि कहा जाता है, ये हुई 1992 में। इस संधि का जो मूल नाम है वो है ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन के लिए संधि। इसमें 12 देशों ने भाग लिया। मोस्ट्रिच नाम का शहर है नीदरलैंड उसमें, और इसी के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं पेरिस संधि में 6 सदस्य थे और 1992 में मोस्ट्रिच संधि हुई, उस समय 12 सदस्य हो गए थे। तो इस प्रकार 1951 से लेकर 1992 के 41 साल के समय में इस समुदाय से केवल और केवल 12 देश जुड़े थे, और ये 12 का 12 देश पश्चिमी यूरोप के देश थे। और जैसा कि 1992 से पहले 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, तो अब इसका आकार बढ़ना लगभग निश्चित था। देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसे डिलारस आयोग या डिलारस कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसी की सिफारिशों के आधार पर मोस्ट्रिच संधि, यानी यूरोपीय यूनियन की स्थापना की संधि है, उसको मूर्त रूप दिया गया 1 नवंबर 1993 को। तो इस प्रकार यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई, और ये संधि संपन्न हुई थी नीदरलैंड में। अब बात करते हैं इस संधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों की। जो यूरोपीय यूनियन बनाने वाली संधि थी, मोस्ट्रिच संधि, इसका पहला प्रावधान था समान मौद्रिक संघ बनाना, यानी ऐसा एक संगठन जिसमें एक ही मुद्रा का प्रचलन हो। समान मौद्रिक संघ बनाने का अर्थ है ऐसा संगठन जिसमें एक ही मुद्रा का प्रचलन हो, यानी इसके तहत सभी सदस्यों द्वारा समान मुद्रा को अपनाया जाना तय किया गया। समान मुद्रा है, उसका नाम यूरो रखा गया। वर्तमान समय तक अगर हम बात करें तो 19 देशों ने यूरो को अपना लिया है, और इन सभी 19 देशों को जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया है उनको यूरोजोन कहा जाता है। यानी यूरोजोन वो क्षेत्र है या वो देशों का संगठन है या उन देशों को कहते हैं जिन्होंने यूरोपीय संघ की जो साझा मुद्रा है यूरो, उसको अपनाया है। यूरो का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से प्रारंभ किया गया था। इसके पश्चात मोस्ट्रिच संधि का दूसरा प्रावधान है समान विदेश नीति और सुरक्षा। तो देखिए, ये जो यूरोपीय यूनियन है, इसके वर्तमान में आज नवंबर 2018 में इसके 28 सदस्य हैं, और इन 28 सदस्यों में से 21 सदस्य नेटो के सदस्य हैं। यानी नेटो में जो सदस्य मौजूद हैं वो अधिकांश रूप से यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। बाकी जो सदस्य 7 या 8 बच जाते हैं, 7 सदस्य बच जाते हैं, वो प्रमुख रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा रहने वाले देश हैं। तो इस प्रकार यूरोपीय यूनियन में 2 ही प्रकार के सदस्य विद्यमान हैं। एक वो सदस्य जो नेटो का हिस्सा है, और दूसरे वो सदस्य जो किसी समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, यानी वर्तमान में भी हैं। अब अगर हम बात करें तो नेटो एक सैनिक संगठन है जिसके तहत परस्पर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। तो मूल रूप से ये यूरोपीय यूनियन के देश अपनी सुरक्षा के लिए नेटो पर निर्भर है। लेकिन अगर हम इसके रक्षा बजट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने रक्षा बजट पर व्यय करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, और यूएसए के बाद में दूसरा नंबर आता है यूरोपीय यूनियन का, क्योंकि ये सभी सदस्य मूल रूप में नेटो के सदस्य भी हैं। इसके पश्चात आता है तीसरा और प्रमुख प्रावधान मोस्ट्रिच संधि का, समान गृह व्यवस्था और समान न्याय के मुद्दे। यानी जो शेंजेन समझौता हुआ था उसमें जैसे 1985 में प्रावधान किया गया था कि बिना वीजा के यूरोपीय समुदाय के नागरिकों को एक दूसरे देशों में आने जाने की सुविधा मिलेगी, यानी आने जाने की सुविधा बनी रहेगी। उसी को विस्तार रूप दिया गया एम्स्टर्डम संधि 1997 में।
यानी ये जो व्यवस्थाएं लागू की गई थी, समान न्याय की, समान गृह व्यवस्था की और बिना वीजा आवागमन की, वो सभी व्यवस्थाओं का विस्तार किया गया था एम्स्टर्डम संधि 1997 में। अब अगर हम बात करें कि कोई देश यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहे, सदस्य बनना चाहे, तो उसके लिए क्या मापदंड रहेंगे। तो देखिए, यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनने के लिए जो मापदंड अपनाए गए हैं उन्हें कोपेनहेगन मापदंड कहा जाता है और इनका निर्धारण किया गया था 1993 में। इसमें 3 मापदंड प्रमुख हैं। पहला, उस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विद्यमान होनी चाहिए। दूसरा, उस देश में अपने नागरिकों के मानवाधिकारों के प्रति अच्छा रिकॉर्ड रहना चाहिए। और तीसरा, उस देश का राजकोष ये जो प्रबंध है वो अच्छा होना चाहिए। इसके आगे बात करते हैं यूरोपीय संघ के सदस्यों की। तो जैसे हमने बात करी, maastricht संधि में यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई 1 नवंबर 1993 से ये संगठन बन गया, संघ बन गया। तो इसके संस्थापक देशों की संख्या थी 12। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 28। लेकिन ब्रिटेन, जिसको हम यूके भी कहते हैं, वो इस संगठन से अलग हो रहा है और इसके अलग होने के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या रह जाएगी 27। अगर हम इनके सदस्यों देशों में जो शासन प्रणाली है उसको अगर हम देखें तो 7 देशों में संवैधानिक राजतंत्र है, जबकि 21 देशों में गणतंत्र है। अब बात कर लेते हैं एम्स्टर्डम संधि की। तो देखिए, एम्स्टर्डम संधि है वो की गई थी 1997 में। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था रोजगार को और इसके लिए इन्होंने एक शीर्षक भी दिया, एक टाइटल भी है जिसका नाम था व्यवसाय पर एक नया शीर्षक। इसको एम्स्टर्डम संधि कहा जाता है। एम्स्टर्डम संधि में नागरिकता, व्यक्तियों के अधिकार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय, इन सभी मुद्दों पर विशेष बल दिया गया। इसके पश्चात आती है 2001 की नीस संधि। इसको NICE लिखते हैं, इसलिए कई बार इसको नाइस नाम भी प्रोनाउंस किया जाता है, यानी इसको नीस या नाइस दोनों नामों से बोला जाता है। और इसका उद्देश्य था यूरोपीय जो संघ है उसकी संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन करना, ताकि जो पूर्वी यूरोप के 10 देश हैं जो पहले किसी समय साम्यवादी विचारधारा से या हम कहें साम्यवादी शासन प्रणाली से शासित थे, उन सभी देशों को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाया जाना। इसके पश्चात आती है 2007 की लिस्बन संधि। लिस्बन संधि का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यूरोपीय यूनियन का राजनीतिक एकीकरण करना था और इसके तहत यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष का जो चुनाव है उसको चक्रीय क्रम में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। यानी यूरोपीय यूनियन है उसके अध्यक्ष का चुनाव सदस्य देशों के चक्रीय क्रम में किया जाता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और लगातार नंबर बदलकर बारी बारी से। और यहाँ एक विशेष बात जो अपने को याद रखनी है, जो यूरोपीय यूनियन है उसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 माह का होता है। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के संगठन की। तो देखिए, यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और इस संगठन की 9 प्रमुख संस्थाएं विद्यमान हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आता है यूरोपीय कमीशन, यानी यूरोपीय आयोग जिसे EC कहा जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसका जो प्रमुख कार्य है वो यूरोपीय यूनियन की एकता के लिए की जाने वाली संधियों का संरक्षक बने रहने की है, अर्थात ये उनकी देखरेख करता है और उनकी पालना सुनिश्चित करता है। इस आयोग में 20 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पश्चात आता है यूरोपीय परिषद। ये मूल रूप से जो शासनाध्यक्ष हैं और राज्य के अध्यक्ष हैं उनकी एक परिषद है जिसका प्रमुख कार्य यूरोपीय यूनियन को राजनीतिक दिशा प्रदान करना और प्राथमिकता के जो विषय हैं उनका निर्धारण करना है। इसके पश्चात आता है यूरोपीय संघ की मंत्रिपरिषद। ये यूरोपीय संघ की मंत्रिपरिषद न होकर ये यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है
इसके पश्चात बात करते हैं यूरोपीय संसद की। तो यूरोपीय संसद है, इसको शॉर्ट में यूरोपा भी कहा जाता है, यूरोपा। तो यूरो से यूरोपीय और पा से पार्लियामेंट। इसका जो मुख्यालय है वो स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। अगर हम बात करें यूरोपीय संसद के निर्माण की, तो देखिए 1951 की पेरिस संधि के तहत यूरोपीय कोयला और इस्पात आयोग की स्थापना की गई थी और उसकी देखरेख के लिए एक आम सभा का निर्माण किया गया था 1952 में। इसी आम सभा को 1962 में यूरोपीय संसद में परिवर्तित कर दिया गया और इसी यूरोपीय संसद का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ करवाया गया था 1979 में। यानी यूरोपीय संसद के लिए जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो 1979 में करवाए गए, जबकि इसकी स्थापना 1962 में हुई। इससे पहले ये यूरोपीय कोयला और इस्पात आयोग की, या हम कहें समुदाय की आम सभा के रूप में कार्य करती थी और इसी के द्वारा 2003 में यूरोप का संविधान निर्मित किया गया था। इसके पश्चात आती है यूरोपीय समुदाय का न्यायालय। इसका मुख्यालय लक्जमबर्ग में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके पश्चात दूसरा न्यायालय है अंकेक्षण न्यायालय। इसका मुख्यालय भी लक्जमबर्ग में है। इसके पश्चात आता है यूरोपीय समुदाय में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था यूरोपीय लोकपाल। इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। फिर बात करते हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। तो देखिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक है, उसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। अगर हम इसके साथ में 25 राष्ट्रीय बैंकों को मिला दें तो ये पूरा का पूरा बन जाता है यूरोपीय सिस्टम ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी ESCB। इसके पश्चात आता है यूरोस्टेट। स्टेट से स्टेटिक्स है और यूरो से यूरोपीय यूनियन है और इसका जो प्रमुख कार्य है वो है यूरोपीय यूनियन के लिए उच्च गुणवत्तापूर्वक सांख्यिकी सेवाएं प्रदान करना और इसका मुख्यालय है लक्जमबर्ग में। अब बात करते हैं एक नवीन मुद्दे की जिसमें हम चर्चा करेंगे ब्रेक्जिट की। देखिए अभी ब्रिटेन है वो यूरोपीय यूनियन से अलग होने जा रहा है। पहले हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन का सदस्य कब बना। तो यहाँ मैंने गलत तिथि लिख दी है। यूरोपीय यूनियन का ये सदस्य बना था 1973 में। इससे पहले इसने 1961 में भी प्रयास किया था, लेकिन फ्रांस से अनबन को चलते हुए ये इसका सदस्य नहीं बन पाया था। उस समय ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बना था क्योंकि उस समय यूरोपीय संघ था ही नहीं। 1961 में इसने पहला प्रयास किया, लेकिन फ्रांस से अनबन के चलते ये शामिल नहीं हो पाया। इसके पश्चात उसने 1973 में प्रयास किया और ये इसका सदस्य बन गया। और जब maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी तब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का एक संस्थापक देश था, यानी 12 देशों में इसकी भी गिनती थी। अब बात करते हैं 23 जून 2016 की। वर्ष 2015 में ब्रिटेन और जिब्राल्टर की संसद के द्वारा एक जनमत संग्रह अधिनियम पारित करवाया गया था 2015 में, अलग अलग ब्रिटेन की संसद के द्वारा पहला और जिब्राल्टर की संसद के द्वारा दूसरा। उन दोनों अधिनियमों के पारित होने के पश्चात 23 जून 2016 को ब्रिटेन में और साथ ही जिब्राल्टर में दोनों जगह पे जनमत संग्रह करवाया गया था और इसमें मुद्दा था कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन में बने रहना है या इससे अलग हो जाना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जिब्राल्टर के बारे में उल्लेख कर दूं कि जैसे कि यूरोप में जो देश थे फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ये सभी ऐसे देश थे जिनके अलग अलग उपनिवेश हुआ करते थे। बहुत सारे उपनिवेश थे और इन्होंने पूरी दुनिया पर लगभग राज किया था। तो यूरोपीय यूनियन बनते समय जो भी देश इसका सदस्य बना तो उस देश की जो ओवरसीज टेरिटरी थी, या हम कहें जो उपनिवेश थे, छोटे मोटे, बड़े उपनिवेश नहीं है आज के दिन में, वो छोटे मोटे उपनिवेश भी इस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा माने गए थे। सदस्य नहीं माने गए थे
हिस्सा माने गए थे। तो इसी क्रम में जिब्राल्टर है वो यूके का एक पार्ट है, ऐसे माने हम यूके का एक उपनिवेश है, इसीलिए जिब्राल्टर का यहाँ उल्लेख किया गया है। 18वीं शताब्दी में जिब्राल्टर को छीना था स्पेन से यूके ने, यानी ब्रिटेन ने जिब्राल्टर पर हमला करके युद्ध करके और जिब्राल्टर को जीत लिया था, स्पेन से छीन लिया था। और इसी आधार पर दोनों जगह जनमत संग्रह करवाए गए थे। इसमें 51.89% मतों के द्वारा ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं शब्द की। ब्रिटेन है जब यूरोपीय यूनियन से बाहर हो रहा है तो ये एक शब्द बनता है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट में दो शब्द हैं, पहला है ब्रिटेन और दूसरा है एग्जिट, यानी ब्रिटेन का बाहर जाना। अब अगर हम बात करें अलग अलग दोनों स्थानों पर यूके और जिब्राल्टर की, तो देखिए यूके में जो मत डाले गए हैं उनके द्वारा यूके है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग होगा। लेकिन जिब्राल्टर में जब मत डाले गए थे तो जिब्राल्टर में जो मतदान प्रतिशत है वो यूरोपीय यूनियन में बने रहने के पक्ष में आए और इसी को लेकर स्पेन ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया था और एक समझौता किया जिसके तहत ब्रिटेन ने जिब्राल्टर के मामले में यूरोपीय यूनियन में जुड़े रहने के मामले में स्पेन को अधिक अधिकार सौंप दिए हैं। यानी ज़्यादातर अब जो यूरोपीय यूनियन में जिब्राल्टर के अधिकार हैं उनका उपयोग स्पेन करेगा, क्योंकि स्पेन का ही एक अंश था जिब्राल्टर जिसे ब्रिटेन ने जीत लिया था। और वर्तमान में दोनों ही देश इस जिब्राल्टर क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए या हम कहें अपने क्षेत्र में बनाए रखने के लिए संघर्षरत है, यानी दोनों के मध्य विवाद भी है। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के प्रतीक की। तो यूरोपीय संघ का जो प्रतीक है वो एक ध्वज है जो नीली पृष्ठभूमि पर बनता है, यानी नीले कपड़े से बनता है और उस पर 12 सुनहरे सितारे हैं। 12 सितारे इसलिए हैं क्योंकि यूरोपीय यूनियन की स्थापना 12 देशों के द्वारा की गई थी। अब बात करें इस ध्वज की, तो इस ध्वज को सबसे पहले अपनाया था यूरोपीय संसद ने और उसके पश्चात अपनाया था यूरोपीय संघ ने। इसके कारण से यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ दोनों का ही प्रतीक माना जाता है ये ध्वज। देखिए ये है यूरोपीय संघ का ध्वज जिसमें नीली पृष्ठभूमि है और ये 12 सुनहरे रंग में सितारे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का और यूरोपीय संसद दोनों का ही प्रतीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।